मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डियर शहजाद साहब। जनरल साहब, BLA के हमलों का दायरा जो है वो गैस पाइपलाइंस और रेलवे ट्रैक से अब होता हुआ हाईवेज और शहरी इलाकों तक फैल चुका है। इंटेलिजेंस जो जराए हैं उसके मुताबिक भी इन तंजीमों को बैरूनी अनासर की वाज़ेह हमायत जो है वो तो जनरल साहब सामने आ गई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में सिपह सलार पाकिस्तान ने यह वाज़ेह तौर पर बेहतर गवर्नेंस के साथ साथ पाकिस्तान को एक बार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। क्या ये बार्ड स्टेट जब अगर हम बनाएंगे तो फिर एक बड़े ऑपरेशन की तरफ हमें जाना पड़ेगा जनरल साहब? नहीं, मेरा ख्याल है बड़े ऑपरेशन पे नहीं जाना पड़ेगा और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही रहेंगे और अब इसमें थोड़ी तेज़ी आ सकती है। और जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के दुश्मन उनको पता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, इनकी आर्म फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, इन्हें कन्वेंशनली कमज़ोर नहीं किया जा सकता। तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को इकनॉमिकली कमज़ोर करना चाहते हैं, बिकॉज अगर पाकिस्तानी इकनॉमिकली स्ट्रांग हो जाते हैं तो फिर जो है हमें जैसे दुनिया डिक्टेट करती है, IMF वाले आके, वर्ल्ड बैंक वाले, वो नहीं कर सकेंगे। तो ये ओवरऑल एक एजेंडा है। बट पाकिस्तानी अफवाज जिस तरीके से तनदेही के साथ अपनी जानों का कुर्बान नज़ारा पेश करके पाकिस्तान को सेफ कर रहे हैं, तो अब ये वक्त आ गया था कि पाकिस्तान के सफर सलार जनरल आसिम मुनीर ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया है कि कब तक फ़ौज इस तरीके से अपने खून का नजराना पेश करके जो नालायकी है और नाअहली है और कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर सके बाकी इदारे, उसका खमियाजा फ़ौज को भुगतना पड़ता है। तो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें बताया है कि बाकी जो मुल्क के इदारे हैं उन्हें साथ पाकिस्तानी अफवाज के अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और उन्हें पूरी करनी चाहिए। और फौज तो पाकिस्तान की जैसे सालमियत और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कुर्बानियाँ पेश करती रही है और वो पेश करती रहेगी और इंशाल्लाह कोई कसर नहीं उठाई जाएगी कि पाकिस्तान में जल्द अमन बहाल हो जाए। जनरल साहब, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक अगर आप जरा गौर करें तो अफगानिस्तान में छोड़ा अमरीकी असला जो है वो ब्लैक मार्केट में भी दस्तयाब है। और जनरल साहब, अमरीकी M4 जो सॉल्ट राइफल है वो TTP के बाद अब BLA भी बलूचिस्तान में इसको इस्तेमाल कर रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं जनरल साहब, अमरीका अफगानिस्तान में $7 अरब का असला छोड़ गया है, इसकी वजह क्या थी? अमरीका की गलती थी या कोई खास एहतमाम था? जनरल साहब देखें, जो मीडिया में आया वो तो यही था कि एक अफरा तफरी के आलम में रात के अंधेरे में और वहाँ जो इनके अफगानी काउंटर पार्ट्स थे उन्हें बताए बगैर ये मुल्क को छोड़ गए और असला पीछे छोड़ गए, जिसमें तमाम किस्म के स्मॉल वेपन्स, एमुनिशंस, गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर और जहाज़ भी थे। बट ये बड़ी ताकतें जैसे UK पाकिस्तान से जब निकला, जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुआ तो कश्मीर का मसला छोड़ गए। तो अमेरिका 2 दहाई अफगानिस्तान में रहने के बाद जब निकला तो पीछे $7-8 बिलियन का असला छोड़ गया और पिछली अमेरिकन हुकूमत ने इस बारे में कोई बात नहीं की। अब जब से ट्रंप साहब आए हैं तो दुनिया एक नया अमेरिका देख रही है और उन्होंने बात की है कि ये असला हमें वापस करें। तो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली जिस तरह से भी ये अफगानिस्तान में मौजूद है, अफगानियों को ये असला वापस करना होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। और जैसे आपने रिसेंटली देखा है कि हाई प्रोफाइल विजिट हुआ है जिसमें ज़ालिम खलीलजाद साहब जो पिछली हुकूमत के अफगानिस्तान के एलची थे वो आए हैं और ट्रंप साहब के खुसूसी नुमाइंदे आए हैं और जो एक अमेरिकन वहाँ पे पिछले 2-3 साल से कैद था उसको साथ लेके गए हैं। और तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान को भी रियलाइज़ हो गया है कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड है और वो अमेरिकन की कॉन्सेंट के बगैर ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते, स्पेशली जब से ट्रंप ने उनकी 40 से 80 मिलियन डॉलर की पर वीक एड को ख़त्म किया है। तो ये रियलाइजेशन उनमें आ गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस शेप में भी ये असला अफगानिस्तान में है ये इन्हें वापस करना होगा और पाकिस्तान को भी चाहिए इस मौके से फ़ायदा उठा के अमेरिकन के साथ एक कोऑर्डिनेशन से अपना एक रोल प्ले करे ताकि पाकिस्तान की अहमियत और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो अमेरिका की हेल्प से उसमें कमी आया या उसको ख़त्म कराना चाहिए हमें अपनी सरजमीन से।
जनरल साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं कि ये असला वापस करना होगा, और मैं भी ये समझता हूं कि अफगानिस्तान में छोड़ा जो असला है वो पूरे खित्ते में किसी अलाव की तरफ हमें धकेल रहा है, लेकिन क्या ये ट्रंप का जो बयान है ये सियासी बयान है या वाकई अमेरिका फिजिकली तालिबान से असला वापस ले सकता है? और आपको लगता है कि वैसे ट्रंप वापस आने की ये गलती करेगा अफगानिस्तान में? देखिए, वो यहाँ पे 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा रह के गए हैं, और जब से वो यहाँ से गए थे पिछली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और सिवाय इसके कि उन्हें एक खुफिया तरीके से फाइनेंशियल एड दे रहे थे। तो अमेरिका के वहाँ से जाने के बाद वहाँ चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, वहाँ वो रेल ट्रैक्स बिछा रहे हैं, वहाँ वो जो हाइडल प्रोजेक्ट्स है मुख्तलिफ दरियाओं पे जो है वो बांध रहे हैं। तो ये अब देखना होगा कि किस हद तक ट्रंप जो है वो जो कह रहे हैं उस पर अमल करते हैं। तो मेरा ख्याल है जिस तरीके से पहले वो एक इफेक्टिव प्रेजेंस थी वो दोबारा अफगानिस्तान में उनकी नहीं आ सकेगी। जनरल साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि ये एड तालिबान को अमेरिका दे रहा था, तो अब भी अगर वो एड बंद कर दी है, लेकिन जो साबका रवायत अगर हम गौर करें तो मशरक़ वस्ता के जरिए और भी बड़े रास्ते हैं, वो तो चलती रहती हैं किसी न किसी मद में। क्या वो अभी भी चल रही होंगी? फिर बिल्कुल चल रही होंगी, बट मैं तो बात कर रहा था कि जो स्टेटमेंट ट्रंप साहब की आई है कि ये हमें असला वापस करें, तो अगर वो वाकई चाहते हैं तो बड़ी हद तक ये अफगानियों को उन्हें वापस देना होगा। जनरल साहब, यूक्रेन और रूस में 30 रोजा आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्तेफाक राय जो है वो हो गया है। सदर ट्रंप ने यूक्रेन के मादनी ज़खायर के बाद तवानाई तनसीबात पर मलकियत की भी ख्वाहिश के इज़हार जो की है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ वाज़ह तौर पर क्लियर, मुस्तकिल जो जंग बंदी का इम्कान है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, आप किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वहाँ मुस्तकिल जंग बंदी होगी, और यूक्रेन ने अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने खुद जानबूझ के एक बड़ी ताकत के साथ एक वॉर में वो गए, हालांकि पिछली जो है 200 साल से वो यूएसएसआर का हिस्सा थे। जब उन्हें इंडिपेंडेंस मिली और उस वक्त जो था जो हुकूमत थी अमेरिका में वो नेटो को एक्सपेंड करना चाहते थे, और उन्होंने उसको इस तरह से कहा कि हम आपको नेटो में शामिल कर लेंगे। यूरोपीय यूनियन ने कहा हम आपको यूरोप में ले आएंगे, लेकिन आज तक वो फॉर्मली लाए नहीं। और रशिया ने बिल्कुल क्लियर बताया था अमेरिका को कि अगर आप नेटो को यूक्रेन में लाए और हमारे बॉर्डर्स पे आए तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारी रेड लाइन होगी। तो यूक्रेन ने वो रेड लाइन क्रॉस की और उसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। और जो भी जंग लड़ी यूक्रेन ने, आपको ये पता होना चाहिए, वो प्राइमरीली अमेरिका की सपोर्ट पे लड़ी, और अमेरिका के बाद दूसरी ताकतों ने जो सपोर्ट किया वो यूरोपीय यूनियन थी। बट यूरोपीय यूनियन का तमाम फाइनेंशियल सपोर्ट एक तरफ रखें और उससे डबल अमेरिका ने उनको सपोर्ट किया। अब जब अमेरिका ने वो सपोर्ट जो है उसको कहा कि हम अभी फ्यूचर में नहीं देंगे, उसको विड्रॉ कर रहे हैं, तो यूक्रेन अमेरिका की सपोर्ट के बगैर रशिया से जंग नहीं कर सकता। जनरल साहब, और रशिया ने ऑलरेडी उनके 25 से 30% इलाके पे कब्जा किया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ यूक्रेन के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि जो अमेरिका एक डील को ब्रोकर करने की कोशिश कर रहा है, तो वो यूक्रेन को सम और अदर खुशी से या नाखुशी से वो डील एक्सेप्ट करनी होगी। जनरल साहब, मैं लास्ट सवाल आपको इसराइल और गजा पट्टी के हवाले से जानना चाहूंगा आपसे। जंगबंदी के बावजूद गजा पर इसराइली हमलों से अमन मुआहदा जो है वो तो मैं समझता हूं आप भी समझते होंगे कि तबाह हो चुका है। इसराइली फौज ने एक नक्शा भी जारी किया और फलस्तीन को गजा की पट्टी की सरहद के साथ एक बड़ा इलाका खाली करने का हुक्म भी दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं जनरल साहब कि इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा की जो पट्टी है इस पर नए जमीनी हमले की एक बड़ी भरपूर किस्म की तैयारी हो रही है। क्या ट्रंप के गजा पट्टी से फलस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे पर अमल दरामद दोबारा शुरू हो गया है? फिर देखिए, जिस हमले की आप बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी इजराइल ने हमला उन पे कर दिया है, और मैं ये समझता हूँ कि ये ऑलरेडी देखें टोटल उसकी जो लेंथ है गजा की पट्टी इसकी 41 किलोमीटर है, और इसको जो है वो आज तक वो उसको मुकम्मल तौर पे उस पर कब्जा नहीं हासिल कर सके, और जो है इसको 1.5 साल से ज़्यादा उनको अरसा वहाँ हो गया है, और हमास अभी भी एक भरपूर ताकत के साथ इजराइल के सामने खड़ी है। तो ये जो हमला उन्होंने किया है मैं ये समझता हूँ कि ये हमास को कमज़ोर करने के लिए किया है,
कोई भी डील जो होती है फ़लस्तीन के बारे में, अगर वो हमास इसी तरह से मजबूत हुई तो उसमें हमास का लीड रोल रहेगा। अब बाकी जो है, जो फ़लस्तीन की बाकी तंजीमें हैं, जिसमें सबसे बड़ी तंजीम फ़लस्तीन अथॉरिटी है या PLO है, तो वो एक जो है एक डेमोक्रेटिक तरीके से या सुलह सफाई से फ़लस्तीन का हल निकालना चाहती है। तो इसलिए चाहते हैं मेरे ख्याल में कि हमास को बहुत कमज़ोर किया जाए और फिर अपनी मर्जी का हल एक उसमें फ़लस्तीन पे मसलत किया जाए। बट मैं साथ ये भी समझता हूँ कि कोई हल भी ट्रंप साहब पेश करें, वो सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इजिप्ट की मर्जी के बगैर उस पर अमल नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया।